दे दें क्या कुछ? मान ली ये x है, ये y है और ये क्या है, z है। ठीक, ये जो हमारे वेक्टर्स है, वेक्टर a वो एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहे हैं। कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है a क्रॉस b, सो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हमेशा स्मॉलर एंगल लेंगे, ध्यान रखना। ए से बी का स्मॉलर एंगल ये वाला दिख रहा है, ये वाला। ठीक, ओके। टर्निंग कैसी हो रही है? ए से बी ले रहे हैं तो टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज। मान लो बी से ए लेते हैं तो टर्निंग क्लॉकवाइज हो जाती। ठीक, ओके। एंड एन कैप, यहाँ जो एन कैप है वो डायरेक्शन बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर की। किसकी डायरेक्शन बताएगा? रिजल्टेंट वेक्टर की। अभी रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे कैसे? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये हम ए से बी का क्रॉस ले रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से फिंगर की टर्निंग पर एंगल रखो और जो थंब होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। देखो ऐसे टर्निंग हो रही है, ये एंगल ये टर्न हो रहा है, हो रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर मतलब साफ पता लगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक ऐसे प्लेन जो जिस पर दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं उस पर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई क्या? फिर सुन लो, किन्हीं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक नया वेक्टर क्वांटिटी देगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ साइन थीटा, थीटा एंगल ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल है और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अभी मान लिया यहाँ पर ए और बी हमारा एक्स जेड प्लेन पर है, एक्स जेड प्लेन पर है, तो एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो आएगी वो वाई एक्सिस आएगी। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर। और इसे हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की? राइट हैंड थंब रूल से। ठीक, इसको हम लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप डायरेक्शन बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर की। एन कैप क्या देगा? गिव्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कोई समस्या? क्लियर हो गया? हमेशा याद रखना कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, या प्लेन जिस पर एक दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं ए और बी उसके ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक, मान लो अगर वेक्टर ए और बी एक्स वाई प्लेन पर होते तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो कहाँ आता है? जेड एक्सिस पे आता। राइट हैंड थंब रूल देखो बेटा, ऐसे टर्निंग करते तो बाहर की ओर ऐसे आता आता। ओके, अगर मान लो यही वाई जेड प्लेन होता तो वाई जेड प्लेन पर जो एक्सेस आती है वो एक्स एक्सेस होती है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता? एक्स एक्सेस पे आता। ठीक, ओके। चलिए देखिए प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो अगर पैरेलल होंगे तो एंगल 0 होगा एंड एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा? 180। ठीक, अभी सारे केस पर हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लास्ट में डायरेक्शन कैसे निकालना है वो बात करेंगे। ठीक, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर एंड साइन 0। ठीक, और अगर हम 180 के लिए लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस ए बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर साइन 180। साइन 0 और साइन 180 दोनों की वैल्यू होती है 0,
तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका एंगल कितना हो जाएगा, 90। दो वेक्टर हैं ए और बी, वो एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बेटा, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। कैसे, तो ध्यान से समझना। अगर इस डायग्राम में देखें, ठीक है, हम जब टर्निंग एंगल की एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की ओर आ रहा है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये टर्निंग बी से ए की लेने लगे तो एंगल ऐसे टर्न होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा, अंदर। अगर एक प्लस एक्स एक्सेस पे है तो दूसरा माइनस एक्स एक्सेस पे होगा, मतलब दोनों के रिजल्टेंट क्या अपोजिट है, तो क्या आएगा आंसर, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक, क्लियर है। जैसे इन्हें राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना, कि अगर कर्लिंग फिंगर की इस तरह से हो रही है एंटी क्लॉकवाइज तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और अगर फिंगर की जो टर्निंग है वो क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन कैसी है, नीचे है। ठीक, तो जो नीचे ले रहे हैं वो निगेटिव, जो ऊपर ले रहे हैं वो पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है जो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या है, इट मींस ए क्रॉस बी प्लस सी करें, या फिर ए का क्रॉस बी के साथ फिर बी का क्रॉस ए सी के साथ करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर आएगी। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, चाहे ऐड करके क्रॉस लो ए के साथ और चाहे सिंगल सिंगल करके क्रॉस करके ए के साथ ऐड करो, दोनों वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े क्या, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर एक वेक्टर का क्रॉस उसी एक वेक्टर से करें, ठीक है, मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, लेट ए वेक्टर वेक्टर ए, और ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए आई कैप लिख सकते हैं, है ना। इस वेक्टर का इसी से क्रॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन, देखो बेटा सेम डायरेक्शन में आएगा, एक्स पे आ रहा है ना, तो एंगल कितना हो गया, 0। एंगल कितना हो गया, 0, 0 हो गया। अब 0 एंगल है तो मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, मतलब अगर किसी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर, अच्छा। अब इसी के टर्म में क्या बता सकते हैं, मान लो हमारे पास 3 एक्सेस है, 3 ही एक्सेस होती है, बना लेते हैं इसको, ये x, ये y और ये z। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर काम करता है i कैप, इसके अलॉन्ग j कैप,
ठीक, और इसके अलोंग के कैप। ठीक है, अच्छा। तो अगर हम बोले आपसे कि आई क्रॉस आई कितना होगा, आई एक्स एक्सेस पे है और आई भी एक्स एक्सेस पे आएगा, तो पैरेलल हो गया। जब सेम डायरेक्शन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल। जब पैरेलल होगा तो एंगल क्या होगा, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब ये आंसर कितना आएगा, जीरो। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखो तो जीरो है, डायरेक्शन के साथ देखोगे तो जीरो वेक्टर होगा, यानी नल वेक्टर होगा। क्या होगा, नल वेक्टर। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से क्या इसको हम लिख सकते हैं, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। बताओ कोई समस्या तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर हम निकालने के लिए बोले आपसे कि आपको निकालना है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जो छोटा सा डायग्राम फिर से बना देते हैं एक बार। ये एक्स, इधर आई कैप, ये वाई, जे कैप, और ये हो गया जेड, यानी के कैप। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो इसके बीच एंगल कितना है, इधर एंगल कितना होगा, 90, और ये एंगल भी कितना होगा, 90। याद रखना तीनों एक्सेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तीनों एक्सेस कैसे होंगे दूसरे पर, परपेंडिकुलर। अच्छा, ठीक है, हम कह रहे हैं आई का जे के साथ क्रॉस करना है, तो आई एक यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, जे एक यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, एंड साइन देखो एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। और साथ में एन कैप लिख दे रहे हैं, देखेंगे एन कैप कितना आएगा जरा, है ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे। अब ये दोनों तो वन वन, वन इंटू वन वन आएगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू वन हो गई, तो क्या गया, एन कैप। अब जरा ये एन कैप की डायरेक्शन निकालते हैं। देखो हम जो एंगल की टर्निंग ले रहे हैं वो आई से कहा जा रहे हैं, आई से जे की तरफ, यानी एंगल हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे टर्निंग कराओ, बाहर की ओर आ रही राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फ्रॉम एक्स टू वाई, इस तरह से होगी। फिंगर जो टर्निंग कर रही है वो कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। बाहर की ओर जो एक्सेस होती है वो क्या होती है, जेड एक्सेस। कौन सी होगी, जेड एक्सेस। मतलब ये एन कैप किसके बराबर होगा, जेड एक्सेस के अलोंग होगा, और जेड एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, के कैप। क्या है, के कैप। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर जे क्रॉस के करें, तो अब की बार जो प्लेन बनना है वो वाईजेड प्लेन बनना है, और वाईजेड प्लेन के जो पैरेलल एक्सेस होगी वो कौन सी होगी, एक्स एक्सेस। और एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। मतलब जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई कैप के। किसके बराबर होगा, आई कैप के। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बोले हम कि के क्रॉस आई, तो देखो ध्यान से, जे जेड यानी के कैप, और आई यानी एक्स। तो ये जो प्लेन होगा वो ऐसे होगा, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये वाला प्लेन है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस कौन सी दिख रही है हमें, वाई एक्सेस। कौन सी दिख रही है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस दिख रही है, इसका मतलब, और कैसे चल रहे हैं, ध्यान से देखो, चल रहे हैं हम कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल ले रहे हो तो वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होगी। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, जे कैप। ठीक, अब इसको अगर हम बना ले, हम चल रहे हैं इस तरह से, ये आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया, और ये हो गया आपका के कैप। अगर हम आई से जे जा रहे हैं तो वैल्यू जो आ रही है वो के की प्लस आ रही है, आ रही है। फिर इसके बाद आई जे से अगर के जा रहे हैं तो ये आई वैल्यू प्लस की आ रही है, आ रही है। फिर अगर के से आई जा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस की जे कैप। देख लो जरा, क्या यही आ रही है। मतलब आई से जे का क्रॉस कर रहा है तो क्या आ रहा है, के कैप। जे का के से कर रहा है तो क्या आ रहा है, आई कैप। और के से आई का कर रहा है तो क्या हो रहा है, जे कैप। ठीक है,
कोई डाउट तो नहीं। अब इन्हीं डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब अभी जो एंगल हम क्लॉकवाइज ले एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, अब उसे क्लॉकवाइज लेना शुरू कर दें, तो जितनी वैल्यू आएंगे वो माइनस में आएंगे। देखो अगर हम जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस, अब की बार एंगल टर्न होगा कैसे, क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ थंब कहां होगी, अंदर की ओर होगी, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। मतलब अभी जो हमको यहाँ पर आई क्रॉस जे करने पर के कैप दिख रहा है, अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, माइनस का के। ठीक, तो इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं हम, जे क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का के कैप। अब इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स कर दे तो के क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का आई कैप। और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स कर दे इस वाले की, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस का जे कैप। इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, एक्चुअली हम कर सकते हैं। देखो आई जे और के, अब की बार हम ऐसे चल रहे हैं इस तरह से क्लॉकवाइज, तो जे का आई के साथ क्या हो रहा है प्रोडक्ट, माइनस का के कैप, फिर आई का के के साथ माइनस का जे कैप, और के का जे के साथ माइनस का आई। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, पक्का। एक बार फिर से देखना चाहो देख लो बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 1, जब एंगल 0 और 180 है, उस केस पे साइन 0 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद एंटी कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक, फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, ए का क्रॉस बी प्लस सी से कराएं या ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी करे, दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्लियर है, साथ नाम काटना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई एक वेक्टर है, उसका उसी से क्रॉस कर रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक, इसका मतलब इसी के टर्म्स में अगर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के करे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब हम कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब जैसे आई का क्रॉस जे से करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो के कैप आएगा, क्योंकि आई जे एक्स और वाई प्लेन पर लाई करेंगे, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो प्लेन बन गया हमारा एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेस होती है वो जेड एक्सेस होती है, जेड एक्सेस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, तो डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप। जे क्रॉस के करें तो उनके परपेंडिकुलर क्या होगी, एक्स एक्सेस, तो आई कैप। के क्रॉस आई करें तो उसके परपेंडिकुलर आएगी वाई एक्सेस, तो जे कैप। अब डायरेक्शन रिवर्स कर दे, क्योंकि अभी जो एंगल ले रहे थे वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे, अगर क्लॉकवाइज लेने लगेंगे तो यही वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। कोई समस्या, वैल्यू किस में आएंगी, माइनस में आएंगी। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6, आपके पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब उनके ए एक्स ए वाई ए जेड टर्म में, मतलब दो वेक्टर है ए दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड दूसरा वेक्टर गिवन है आपके पास बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, हमें इनका क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा, उसका मैथ का एक टर्म होता है जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। उसी डिटर्मिनेंट से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ध्यान देना। तो डिटर्मिनेंट में ये दो लाइंस ऐसे दिखेंगी, इसको हम बना लेंगे। ठीक, अब इसमें एलिमेंट होते हैं जो रो और कॉलम के फॉर्म में रखे जाते हैं। ठीक, हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा करेंगे, हमेशा
जो पहली रो होगी उसमें आई जे के रखेंगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसके नीचे जो दूसरी रो आएगी पहले ए के जितने भी कंपोनेंट हैं आई जे के साथ वो लिखेंगे, फिर बी के साथ बी के जो कंपोनेंट है आई जे के साथ वो लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो गया बेटा, आई कैप और जे कैप और के कैप, ठीक। यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा सबसे पहले ए का बी से कर रहे तो ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई और ए जेड, फिर बी का ए क्रॉस बी कर रहे तो बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको जरा। अब इसे एक्सपेंड करने का तरीका, हमें आई जे के टर्म में ही आंसर चाहिए होगा तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे पहले रो के टर्म में, पहले रो के टर्म में। तो आई लिया जैसे हमने आई कैप, ये पॉजिटिव लेंगे, फिर जे नेगेटिव लेंगे और के कैसा लेंगे, पॉजिटिव। जब आई लेंगे तो उसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल, ठीक है। सामने का रो और कॉलम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा हमारे पास, ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। अभी यहां से समझ लो, घर जाना इसका पीडीएफ भेज देंगे तो मैंने आंसर नोट करना बैठ के, ठीक है। चलो फिर माइनस का जे कैप, अब जब जे लोगे तो उसके सामने का कॉलम और रो क्या कर देंगे, कैंसिल। जो बच रहा है उसको लिख दो, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, फिर क्या लेंगे, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस का के कैप। जब आप के कैप ले रहे हो तो बेटा के कैप के सामने पूरा कैंसिल, कॉलम और रो कैंसिल, तो क्या आया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ध्यान से देखना कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस, क्रॉस करके क्या करना है, माइनस। तो ध्यान रखना आई कैप लिखा जाएगा, आई कैप को ऐसे ही लिखो आप। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ए एक्स सॉरी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। बताओ आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसके बाद माइनस का जे कैप, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या है, प्लस का के कैप, हाँ पहले इसका मल्टीप्लाई करो, उसमें क्या आया, ए एक्स बी वाई माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ए वाई बी जेड। कोई समस्या, क्लियर हो गया। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड कहलाएगा जिससे हम बी वाई ये भाई बी एक्स, अच्छा हाँ ठीक, ये डिटर्मिनेंट मेथड होगा जिससे हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी की। ये कब लगना है, ये कब लगना है, जब दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, और उनके बीच का एंगल पता ना हो तो ये इस्तेमाल करेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। और जब एंगल पता होगा तो हम अगला फॉर्मूला को लगाएंगे, अगले वाले रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक। अब पूछो क्या कह रहे थे, अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे सारे क्वेश्चन, परेशान मत हो। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है प्रॉपर्टी नंबर 7, अगर आपको दो वेक्टर पता है दिए हैं उनके बीच का एंगल हमें निकालना हो, मान लो दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कहता है इनका क्रॉस करिए और इनके बीच का एंगल कितना होगा वो फाइंड कीजिए, मतलब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक नई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, कैसी आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अच्छा एन कैप इधर होगा,
अगर इधर मॉड ले ले तो एन कैप दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ठीक है, एन कैप बाद में देखेंगे। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में ले आए तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। पहले ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे, ए का मॉड बी का मॉड, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एंगल निकल के आ जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, जिनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर बोल दे इनके बीच में डायरेक्शन कितनी है, मतलब इनके जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बेटा इस मेथड से। हमें एन कैप फाइंड आउट करना पड़ेगा और एन कैप की डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, दोनों वेक्टर के उस प्लेन पर दोनों वेक्टर लाई कर रहे होंगे और उस प्लेन के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगी। फिर सुन लो, दो वेक्टर जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। ये प्लेन मेरे लिए है, जैसे ये बोर्ड क्या है? प्लेन है मेरे लिए, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर। ठीक है, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो परपेंडिकुलर अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो हम निकालने जा रहे हैं एन कैप की वैल्यू, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और साइन थीटा एन कैप। जरा ऊपर देखो बेटा, ये लिखा है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, किसके बराबर है? ये मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब इतने की जगह क्या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं? कहां पर? यहां पर लिख दे तो क्या हो गया? ए क्रॉस बी इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप। तो एन कैप का फॉर्मूला यहां से क्या बन गया? इसको डिवाइड ले आओ, क्या आ गया? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। कोई समस्या? क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात करेंगे जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करते वक्त हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। पॉइंट नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो वेक्टर गिवन होंगे, क्या है? एक वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों से एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों वेक्टर की वजह से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे दिखाई देगा? ऐसे देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। क्या है? इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ठीक है, याद रख लेना। अब यहां से पढ़ना है हमें कि जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हमें ए क्रॉस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ पे हाफ बेस किसको मानेंगे? वेक्टर ए को। ठीक है, और हाइट किसको मानेंगे? वेक्टर बी को। ठीक, तो जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो वेक्टर में तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे अगर हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर से एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। बोला है इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों वेक्टर का मॉड निकाल, क्रॉस निकाल के उसका मॉड कर दो, डिवाइड कर दो किससे? 2 से। 2 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, यानी कि बी जो बेस है उसे हम ए लेके चलेंगे और जो हाइट है उसे हम बी मान के चलेंगे। क्लियर? और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे 2 से,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। ठीक, और जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी। वो कहाँ तक थी? सिर्फ 10 तक थी। अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं, कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर यही फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या फाइंड करना है? इन्हीं दो वेक्टर से बनाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, इन्हीं दो वेक्टर से। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। क्या हो गया? थीटा। अगर वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर यहां पे ड्रॉ करें ऐसे, ठीक, और वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करें यहां पे, कैसे? इस तरह से। दिख रहा है क्या? देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? बन गया, पक्का? ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे बेटा? देखो ध्यान से। अब यहां देखो, ये वाली जो लाइन थी इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दें, अगर हम यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो ये जो ए बी के साथ ये जो ट्राइंगल बनना है ये, और ये जो ट्राइंगल बनना है, देखो दो ट्राइंगल बनते दिखाई दे रहे हैं। पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनना है। अब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो जो ट्राइंगल का एरिया निकाला था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे। इसका मल्टीप्लाई कर दे 2 का। जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बेस में जो है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी मॉड। ये सारी चीजें क्वेश्चन में नोट होनी है, क्वेश्चन में काम आना है। ठीक है, ये सारी कहाँ चीजें काम आएंगी? क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा आपके पास 2 ट्राइंगल गिवन होंगे, बोलेगा इनके थ्रू एक हमारे पास क्या हो रहा है? 2 वेक्टर गिवन होंगे, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा देंगे। 2 वेक्टर गिवन होंगे, कहेंगे इनके थ्रू एक पैरेललोग्राम बनना है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर दो वेक्टर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करें, 2 वेक्टर पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करें। मान लो ये पैरेललोग्राम है, देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और 2 वेक्टर इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायगोनल को। ऐसे ये मान लिया मैंने वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है। ठीक, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अगर 2 वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करें, तो अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? ए क्रॉस बी मॉड अपॉन 2 इसके बराबर होगा ए क्रॉस बी मॉड बाई 2। याद रखना, अगर 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 वेक्टर, तो जो इनका एरिया आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। और डायगोनल से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, तो जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी मॉड बाई 2 हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं? आगे देखो बेटा, अगर 3 वेक्टर हैं जो एक दूसरे के से परपेंडिकुलर है, देन ए डॉट बी क्रॉस सी का जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 0 होगी। ये कहीं देखा था क्वेश्चन में ना, है ना? कैसे होगी देखना ध्यान से। मान लो 3 वेक्टर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और सी देखो ऊपर आएगा, तो सी हम ऊपर नहीं दिखा रहे, कैसे दिखा दे रहे? ऐसे। पहले क्या लिखा है? बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, है ना? देखो ध्यान से, बी क्रॉस सी, तो बी से क्रॉस कर रहे हैं किसका? सी का। एंगल कैसा चला बेटा? कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और कहां पर है ये? कौन सी एक्सेस पे है? ऐसे करोगे तो देखो, ये देखो डायरेक्शन कहाँ है? ये आउटवर्ड आएगी, है ना? बी और जेड का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगा। आएगा। अगर ये परपेंडिकुलर अपवर्ड आ रहा है
और वेक्टर ए ये है, तो देखो वेक्टर ए ये है, ठीक है, और रिजल्टेंट बी और सी का ये आ रहा है, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया 90। और किसी भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर उनके बीच एंगल 90 है तो क्या आता है, जीरो आता है, पता ना cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक, मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मान लेते हैं क्या है, एक नया रिजल्टेंट वेक्टर डी है, क्या है, डी, और डी और ए के बीच जो एंगल है वो 90 है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर, और कॉस क्या होता है यहाँ पर, एंगल कितना हो गया 90, कॉस कितना हो गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दो वेक्टर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है, पीछे निकाल चुके, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है ऐसे ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा है बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये कंडीशन लागू होगी बेटा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे इनका क्रॉस करना हो, तो इसमें ए एक्स बी एक्स प्रॉपर्टी यही है का जो रेशियो होगा वो ए वाई बी वाई के बराबर होगा, और ये बराबर होगा ए जेड बी जेड के। दिस इज द प्रॉपर्टी कि अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो जो जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो क्या देखेंगे, मतलब ये जो दो वेक्टर हैं इनके लिए ए एक्स बी एक्स का रेशियो बराबर होगा ए वाई बी वाई के रेशियो के, बराबर होगा ए जेड बी जेड के रेशियो के। कोई समस्या, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर रिलेशन बिल्ड करना है, वैसे क्वेश्चन है ये फिर, हाँ हाँ, लेकिन डिफरेंस होता है ना, जब डॉट करोगे तो दो वेक्टरों का मल्टीप्लीकेशन नई क्वांटिटी आएगी जो स्केलर होगी, और अगर क्रॉस कर रहे हो तो दो वेक्टरों के नई क्वांटिटी जो आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, देखो रिलेशन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा कि ए क्रॉस बी मॉड स्क्वायर, ठीक है, या होल स्क्वायर कर दो, रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ए बी साइन थीटा, ये सारी मॉड की कहानी है, मॉडल मतलब केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकालने का मेथड बता दिया जो हम राइट एंड थंब रूल का इस्तेमाल करके निकालेंगे। ठीक, अच्छा इसको हमने और क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसको ओपन कर दिया, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, ए बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो जरा अंदर, तो ए बी स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस, फिर कॉस स्क्वायर के साथ होगा, तो ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो ऐसे रख रहा, ए बी स्क्वायर माइनस, इसको क्या पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पावर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, ये तो ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए बी कॉस थीटा है, लिख सकते हैं क्या इसको, तो क्या आ जाएगा यहां से ए बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का
होल स्क्वायर। ठीक, यानी जो रिलेशन हमारे पास बन के आया वो रिलेशन क्या आया, ए क्रॉस बी मॉड का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। हाँ, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, जिसका हम इस्तेमाल आगे कई जगह करेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थी हमारी इसकी। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करते वक्त हमें इस्तेमाल करने। ठीक, चलो बढ़ते हैं जरा पहले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है, टू वेक्टर्स पी एंड क्यू आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी एंड क्यू। पी और क्यू के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा इसमें से। तो देखो हमने पढ़ा ए क्रॉस बी इक्वल टू, अच्छा ए बी नहीं है, पी क्यू के टर्म में लिख दे रहा है इसको, है पी क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या ले सकते हैं, पी मैग्नीट्यूड, क्यू मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो बेटा एन कैप निकालना है तो क्या हो जाए, इसको डिवाइड भेज दें, तो पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्यू साइन थीटा। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, है ही नहीं, क्या दिख रहा है क्या, देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है, कैप लगा है ऊपर, कैप वेक्टर दोनों मिक्स है, ध्यान देना, कैप वेक्टर दोनों क्या है, मिक्स है। अब देखो ध्यान से इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना बेटा। अगर हम पी वेक्टर के अपॉन में पी ले लें तो ये क्या होगा, पी वेक्टर अपॉन पी, हाँ पी कैप क्या हो जाएगा, पी कैप। यूनिट वेक्टर पढ़ा था ना, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो वही तो लिख रहा है, पी वेक्टर अपॉन पी, है ना, तो ये पी कैप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी कैप। अब इसी तरीके से क्रॉस क्यू अपॉन क्यू वेक्टर अपॉन क्यू करें तो क्या आ जाएगा, क्यू कैप, और साइन थीटा तो अभी भी डिवाइड में है। अब देखो क्या दिख रहा है, कोई ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा बेटा, बी। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े क्या। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर इज, क्या वैल्यू होगी भाई इनकी, देखो कुछ ना करो, ऐसे लिखो जरा पहले, ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए का क्रॉस दोनों के साथ करो पहले, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए, फिर प्लस माइनस माइनस ए क्रॉस बी, फिर बी का इसके साथ करो तो प्लस बी क्रॉस ए, और प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी। ठीक, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो, पढ़ चुके हैं, तो जीरो माइनस ए क्रॉस बी। अच्छा बेटा इसको एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से अगर लिखना चाहे, ये लिखा है बी क्रॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ए क्रॉस, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी और माइनस का जीरो, बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो ये जीरो, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू ए क्रॉस बी, है ना, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं, नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, इसका एंटी कॉम्पिटिटिव लिख दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू बी क्रॉस ए। अब देखो क्या दिख रहा है, कोई ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी प्लस क्यू एंड पी क्रॉस क्यू, एंगल फाइंड करना है। मान लो दो वेक्टर तुम्हारे पास
ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q। अब इनका अगर हम ऐड करें तो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ये रिजल्टेंट आ गया P प्लस Q का, तो P प्लस Q का रिजल्टेंट आ गया R वेक्टर। ये R वेक्टर है, ठीक है। अब P क्रॉस Q का, देखो P क्रॉस Q मतलब एंगल जो चलाना है वो ऐसे चलाना है आपको बेटा, इस तरह से, फ्रॉम P टू Q। एंगल कैसा हो गया? देखो एंगल कैसा हुआ, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये P है, ये Q है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड टू द बोर्ड, ये आएगा ना, बाय द यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज रखो, फिंगर की टर्निंग एंगल के टर्निंग के बेस पर रखो, तो जो डायरेक्शन आ रही है रिजल्टेंट वेक्टर की वो कहाँ आ रही है? परपेंडिकुलर बोर्ड के अपवर्ड। अपवर्ड। अब देखो ध्यान से, आर ये है और ये डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड, तो इनके बीच एंगल कितना हुआ भाई? 90 डिग्री। कितना आया? 90 डिग्री। मतलब P प्लस Q एंड P क्रॉस Q के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा? π/2, क्योंकि π/2 जो होता है वो 90 होता है। डायरेक्शन के बेस पे सॉल्व करना था। अभी सारे रूल बताए ना, पर क्या पढ़ा? अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा जो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, तो वो P प्लस Q की कहानी हो गई। अब फिर हमने पढ़ा कि P क्रॉस Q की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन अपवर्ड, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो डायरेक्शन इनवर्ड होती। अब जब डायरेक्शन निकाली तो डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो परपेंडिकुलर ऐसे होगी। अब देख लो ध्यान से, R और इस रिजल्टेंट वेक्टर के बीच एंगल कितना दिख रहा है? 90। कितना दिख रहा है? 90। मतलब P प्लस Q एंड P क्रॉस Q के बीच जो एंगल होगा वो π/2 होगा। π/2 क्या कहलाता है? 90। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग? हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो इनके क्या होगा? परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर का देखो फॉर्मूला बताया था तुमने, हमें अभी पढ़ाया था। क्या फॉर्मूला था? इन कैप इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। पहले इनका A क्रॉस B निकालो और फिर क्या कर दो? उसका मॉड निकाल के डिवाइड कर दो। कैसे निकालेंगे? तो A क्रॉस B निकालने का मेथड बताया, डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड होगा? डिटर्मिनेंट मेथड। तो A क्रॉस B, अब A ये है, इसको A बोल दो और इसको क्या बोल दो? B बोल दो। तो I J और K कैप, ठीक। A क्रॉस B कर रहे हैं तो पहले A के कंपोनेंट 2 2 -1, फिर 6 -3 एंड 2, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, आई कैप। अब आई को छुपाओगे तो इसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा? 2 -1 3 -2। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, फिर माइनस साइन होगा। -3 इंटू -1 कितना हो गया? 3 3, ठीक। फिर माइनस का जे कैप। अब जे लोगे तो उसके सामने का कॉलम और रो कैंसिल, तो 2 2 6 -1 है ना, ये बचेगा 2 -1 6 और 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना आया? 4। फिर 6 का -1 में किया तो कितना आया? माइनस का 6, और ऑलरेडी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो गया? +6। सादा आया? क्लियर है? ठीक है। फिर प्लस का के कैप। अब के लोगे तो सामने का कॉलम रो कैंसिल, तो 2 2 6 -3, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो माइनस का 6, फिर माइनस साइन। 6 का 2 में किया तो कितना आया? 12, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है? सॉल्व करते चलो फटाफट, कितना आएगा बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से, ये कितना हो गया? आई कैप, क्योंकि 4 -3 कर रहे हैं ना, 4 -3 पर बचा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 10, माइनस का 10 जे कैप, ठीक। और फिर ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, लेकिन साइन क्या होगा? माइनस, तो कितना हो गया? माइनस का 18 के कैप। क्या अंदाजा लगा पाओगे क्या? कोई आंसर दिख रहा है? आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखो आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप, केवल इसी में दिख रहा है।
बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा सी आंसर होगा, बट पूरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पूरा सॉल्व करते हैं। ये तो वैल्यू आई किसकी, ए क्रॉस बी की, किसकी आई, ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालते हैं। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि आई के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, और के के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर करके रूट करके, ठीक है। तो 1 यहाँ आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर माइनस का 100 हो गया, माइनस 18 का स्क्वायर 320। अब इसको ऐड कर लो जरा, ये हो गया 424 प्लस 1 425, अंडर रूट 425। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करो। हाँ, इसको हम बेटा लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 5 इंटू 17। 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, तो ये कितना आएगा 5 रूट 17। तो बताओ एन कैप की वैल्यू क्या दिखेगी भाई, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी, जो ये निकल के आया, तो आई माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप, ठीक है, अपॉन 5 अंडर रूट 17। कोई डाउट, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। पहले ही हमें पता लग गया था, बट उसको हमने फिर भी सॉल्व कर लिया प्रॉपरली, ठीक। अगला क्वेश्चन फाइंड कर लोगे ना, फटाफट बताओ क्या आ रहा है, कितना आया, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला कह रहा है इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप एंड माइनस लैम्डा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा बी। देखो इसको अभी शॉर्ट तरीका बताया था ना, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, तो कैसे लगा दो, ax अपॉन bx बराबर होगा किसके, ay अपॉन by, किसके बराबर होगा ये, az अपॉन bz। वैल्यू रखते हैं, ध्यान देना, ये ax है, ये ay है, और यहाँ पे 1 az है, ये bx है, ये by है, और ये क्या है bz। रखा तो 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस लैम्डा। देखो किसी दो रेशियो को इक्वेट कर दो, इन दोनों जो रेशियो है उसको इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, दो रेशियो को इक्वेट किया तो ये क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको कैंसिल किया तो 1/2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ए एंड बी आर वेक्टर ए इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। कह रहा है कि दो वेक्टर हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं ओरिजिन से, ये हमारा x, ये हमारा y। कहां से स्टार्ट हो रहे दोनों वेक्टर, सेम पॉइंट ओरिजिन से, ये वेक्टर a और ये कोई वेक्टर b। इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, क्या बनना है, ट्राइंगल। कह रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, क्या निकालो, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी बताया था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बताया था, a क्रॉस b का मॉड ले और उसके डिवाइड में क्या कर दें, यही बताया था, यही बताया था ना, ठीक है। तो a क्रॉस b मॉड निकालो जरा, पहले कितना होगा, a क्रॉस b निकालते हैं पहले, a क्रॉस b, तो i कैप j कैप एंड k कैप। बेटा जो पहली वैल्यू देख रहे हैं आपको, ये a वेक्टर है और ये आपके पास b वेक्टर है, ठीक है। तो a वेक्टर कंपोनेंट लिखते हैं 3 माइनस 6 एंड 2, और यहाँ हो गया 2 1 माइनस 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इसको एक्सपेंड करें क्या, तो क्या आ गया ये
आई कैप, आई कैप लिया तो सामने का रो और कॉलम कैंसिल मानो, क्या आया 6 2 1 -2। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो जरा, कितना आया माइनस माइनस प्लस तो 12, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया 2, फिर माइनस का जे कैप, तो सामने का कॉलम और रो कैंसिल, 3 2 2 -2, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आया माइनस का 6, ठीक, फिर माइनस का 4, ठीक, नहीं माइनस आएगा ना बीच में, रूल होता है माइनस करते हैं, फिर प्लस का के कैप, तो के कैप कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, तो 3 -6 2 1, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस का आएगा और माइनस ऑलरेडी तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से कितना आ गया ये बेटा, इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया 10 आई कैप, है ना, फिर माइनस माइनस प्लस और ये 10 हुआ माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 जे कैप, फिर ये कितना आ जाएगा प्लस का 15 के कैप, ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसका मॉड निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी मॉड, करो भाई, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 2 5, ऐड कर लो कितना आया 425, 425, क्या इसको फिर से लिख सकते हैं क्या 5√17, 5√17। अब इसको डिवाइड करना किससे 2 से, यहाँ रखोगे ना फॉर्मूले में, यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिखेगा हमको, यही लिख दे रहे हैं 5√17 डिवाइड बाय 2, है क्या कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये शॉर्ट तरीके हैं जो तुम्हें पहले हमने एज अ रूल समझा दिए हमने लगाने के लिए, ठीक है। अगला कह रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिस्पेक्टिवली बाय द वेक्टर दिस एंड दिस इज, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताया था, डबल ऑफ ट्राइंगल के, यानी क्या कर दें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर, है ना, तो ए क्रॉस बी निकालो उसका मॉड कर लो, जो आया वो आंसर हो गया, करो फटाफट ए क्रॉस बी, कंपोनेंट लिखते हैं आई जे एंड के, देखो आई के साथ में यहाँ ए का लिख रहे हैं पहले 2 3, अब के है नहीं तो 0 लिख दिया वहां पे, फिर बी वाले में आई है जे है के नहीं है, तो इसमें 1 4 और फिर 0, पहले आई के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो प्लस का ये कैंसिल 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, फिर इसके बाद जे के टर्म में करें तो ये कैंसिल, सामने का कॉलम और रो कैंसिल, तो 2 इंटू 0 और 1 0 0, ठीक, फिर प्लस का के कैप, के लेते तो ये कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हुआ 8, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, तो यहां से कितना आ गया ये 5 के कैप, और बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 5, तो आंसर दिख रहा है कहीं 5, तो डी हो गया हमारा ऑप्शन। बताओ कोई समस्या तो नहीं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखें तो ए क्रॉस बी मॉड लगा है, क्या लगा है मॉड, और ये क्या है मॉड ऑफ ए डॉट बी, यानी दोनों ही केस पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसको अगर लिखें तो ए बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसको अगर लिखें तो ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा कैंसिल, और साइन को अपॉन में ले आए कॉस के, तो साइन अपॉन कॉस थीटा, और ये लिखते क्या ए बी अपॉन ए बी, ऐसे लिखते हैं क्या, देखो कॉस को इधर ले आए ए बी को इधर डिवाइड भेज दिया, कोई समस्या। आगे देखो, अब देखो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया tan थीटा,
इक्वल टू 1। tan में वैल्यू कब होती है 1? जब एंगल होता है कितना 45। ठीक है, यानी कि जो एंगल दिखेगा ए और बी के बीच में कितना होगा 45। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज, पहले करवा दिया बट इसको सॉल्व फिर से तुम्हें करना है। देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। कैसा है? थीटा। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर। तो पहले बात करते हैं बी क्रॉस ए की, डायरेक्शन निकालते हैं। इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ध्यान से, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए मतलब आप ऐसे चल रहे हो इस तरह से, एंगल आप काउंट करोगे कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। एंगल की जो टर्निंग है वो हम फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो थंब होगा वो डायरेक्शन बताएगा। तो फिंगर की टर्निंग हम क्लॉकवाइज अगर रखें तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब जो बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है इस बोर्ड के। ठीक है, और ध्यान से देखो वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर ए है और रिजल्टेंट जो इसका आ रहा है बी क्रॉस ए का वो कहां जा रहा है, अंदर की ओर। तो एंगल कितना हो गया 90 हो गया। अच्छा, यानी इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बी के परपेंडिकुलर है, सॉरी ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब अगर डॉट निकालें तो किसी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट होता है वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करना है, परपेंडिकुलर आ रहा है यानी इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा cos 90। डॉट हटेगा तो cos आएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो आंसर क्या होगा हमारा 0। पहले इन दोनों का क्रॉस निकाल लिया, क्रॉस की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है, वो भी इनवर्ड। अब बी वेक्टर हमारा ऐसे प्लेन पर है, बोर्ड के पैरेलल है, और जो रिजल्टेंट बी क्रॉस ए का आ रहा है वो बोर्ड के अंदर परपेंडिकुलर है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। अब डॉट हटाओगे तो कॉस आएगा और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। खत्म कहानी, इजी था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। If A cross B equal to root A dot B, then find the value of A plus B vector mod। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो, जो हमारे पास इक्वेशन है ना उसको लेकर के हम क्या करें, इनका जो थीटा एंगल है ए और बी का वो निकाल लें। फिर A प्लस बी एड वाला जो फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, वो लगा दे। ध्यान से देखना जरा, पहले इनके बीच का, हाँ पहले इनके बीच का हम एंगल निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन ए क्रॉस बी मॉड इक्वल टू रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बेटा, इसको अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा और रूट 3, और इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। अगर कॉस को इधर डिवाइड भेज दे और ए बी को उधर ले आए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 ए बी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और ये आ जाएगा रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है 60। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 60, तो थीटा कितना आ गया बेटा 60। यानी ए और बी के बीच जो एंगल है वो कितना है 60। बट हमें ए और बी के बीच का एंगल नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी का मॉड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो ऐड करने का जो फॉर्मूला था उसे लगा देते हैं भाई। ऐड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटा, ए प्लस बी वेक्टर मॉड दैट इज इक्वल टू आर।
और आर का फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री। थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसे लिखा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो ये आंसर क्या आएगा हमारा केवल ए बी। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, कौन सा है ऑप्शन डी, क्योंकि रूट लगा है, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है। ठीक है।